बच्चों नमस्कार। सभी को नमस्ते। कैसे हाल चाल हैं आप लोगों के? एक बार आवाज़ बता देंगे। वेरी गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। चलिए एक बार आवाज़ बताइए बच्चों, कैसी आ रही है? आवाज़ बता दीजिए। राधे राधे, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्ते। अच्छा, चलिए। चलिए दोस्तों, एक दो बात आपको बतानी है, वो ये है कि एक टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं जिसका नाम पदार्थ था। और अब हम उस टॉपिक के, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो कुछ इस तरीके का है कि पहले हम पूरा टॉपिक पढ़ते हैं और पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद हम उस टॉपिक के पीवाईक्यू करते हैं। तो एक टॉपिक आपको पढ़ाया, वो जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया जिसमें हमने पदार्थ के गुण समझे, जो प्रॉपर्टीज ऑफ जो आपका मैटर है उसको हमने समझ लिया। और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को समझने के बाद हम ये देख लें कि उससे कैसे कैसे सवाल अभी तक आ चुके हैं पेपर में, और उन सारे सवालों को एक बार कर लेते हैं। यदि हम उन सवालों को कर पाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम ठीक तरीके से पढ़ पा रहे हैं। और जैसे ही ये पीवाईक्यू हम लोग कर लेंगे, फिर यहाँ से आगे चलेंगे और ये देखेंगे कि जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसे हम मिश्रण कहते हैं उसको हम लोग शुरू करेंगे आज। ठीक है? चलिए। चलिए फिर ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि नोट करना है, साथ साथ नोट्स कर बनाते चलेंगे और कोई बात नहीं आएगी तो मुझे बता देंगे, मैं उसको दोबारा से समझाऊंगा, 3 बार समझाऊंगा, 10 बार समझाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं। लेकिन मेरा अपना पढ़ाने का तजुर्बा और अनुभव ये रहा है बच्चों कि पहले हम एक बार पूरा का पूरा हम टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक के बाद उसके पीवाईक्यू कर लेते हैं और पीवाईक्यू करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। उससे फायदा ये होता है कि ताजा ताजा टॉपिक तुरंत रिवीजन भी हो जाता है और रिवीजन के बाद हमें एक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी बेहतर हो जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए। तो सवाल लेते हैं। पहला सवाल है, पहला सवाल आज की क्लास का है। जो हमने टॉपिक पढ़ा था मैंने आपको अभी बताया कि जो टॉपिक था हमारा, जिसका नाम था पदार्थ या मैटर, मैटर, उसी टॉपिक के आज हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं। उसी टॉपिक के आज हम लोग पीवाईक्यू कर रहे हैं और पीवाईक्यू करने के बाद क्लास में जब आगे बढ़ेंगे तो आज हम मिश्रण टॉपिक, जो हमारा टॉपिक नंबर 2 होगा, उसे पढ़ रहे होंगे। इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो ये तो हुआ यहां तक की बात। शुरू करते हैं। आइए। तो किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? वट इफेक्ट डज हीटिंग ए सब्सटेंस हैव ऑन इट्स? अगर किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? पिछली क्लास में हमने एक बात समझी थी कि यदि हम किसी पदार्थ को गर्म करें, किसी पदार्थ को, किसी मैटर को हीट देते हैं, तो हीट देने पर जो उसका आयतन है, आयतन में वृद्धि होती है, उसके वॉल्यूम में वृद्धि होती है। वॉल्यूम में वृद्धि का मतलब क्या है कि जो पार्टिकल हैं और पार्टिकल के बीच की दूरी है, कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, पार्टिकल के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और पार्टिकल के बीच की दूरी के साथ साथ वो जो तेज तेज गति में, तेज गति से घूमने लगते हैं तो उनकी गति भी बढ़ जाती है। तो सवाल पहला हुआ, किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या वो तेज गति से करते हैं या वो धीमी गति करते हैं, गति करना बंद कर देते हैं, या वो नष्ट हो जाते हैं? तो हमने कहा सर ये धीमी गति तो नहीं करेंगे, गति करना बंद भी नहीं करेंगे, नष्ट भी नहीं होते। क्या मतलब है नष्ट होने का? तेज गति करने लगते हैं, तेज गति करने लगते हैं। एक बात हुई। और दूसरी बात आप समझे कि जब वो तेज गति करते हैं, सुनना ध्यान से, टॉपिक रिवीजन हो जाएगा भाई। कणों के गति करना, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ पार्टिकल, कणों का गति करना, मोशन ऑफ पार्टिकल क्या कहलाता है? ये उस एटम की गतिज ऊर्जा कहलाता है।
उस एटम की गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी से कहते हैं, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जो बच्चे पिछली क्लास में ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, तो किसी भी पदार्थ के जो छोटे छोटे कण होते हैं उन कणों में एक गति होती है, उन कणों में घूर्णन होता है, लगातार वो गति करते रहते हैं, उस गति को ही काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और उस गति को ही काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और काइनेटिक एनर्जी ही गतिज ऊर्जा कहलाती है। बात समझे। एक बात, सवाल नंबर 2 लेंगे। सवाल नंबर 2 लेंगे, पदार्थ की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था अत्यधिक संपीड़ित होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर इज आर हाईली कंप्रेसिबल? हाईली कंप्रेसिबल क्या होता है? तो हमने आपको बताया था कि कंप्रेस होने का जो गुण था, जो कंप्रेसिबिलिटी थी, जो कंप्रेसिबिलिटी जिसे संपीड़ियता कह रहे थे, जो कंप्रेसिबिलिटी थी या जिसे जो संपीड़ियता कह रहे थे, संपीड़ियता का मतलब था दबने का गुण। दबने का गुण, दबने का गुण का मतलब क्या होता है? जिसके आयतन में कमी हो सकती हो, जिसके वॉल्यूम या आयतन में कमी की जा सकती हो, जिसे दबाकर उसके वॉल्यूम में कमी की जा सकती हो, उसे ही कंप्रेसिबिलिटी। गुब्बारे को दबा के आपको दिखाया था तो समझे। ठोस अवस्था की कंप्रेसिबिलिटी नहीं, ठोस में कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है। ठोस और द्रव अवस्था में, ठोस में ना के बराबर होती है, लेकिन द्रव में, हां, द्रव में कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन तुलनात्मक गैस की तुलना में कम होती है, गैस की तुलना में कम होती है। द्रव अवस्था में, सर द्रव अवस्था में कंप्रेसिबिलिटी होती है, लेकिन द्रव अवस्था में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा नहीं होती, सबसे ज्यादा नहीं होती। गैसीय अवस्था में कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, गैसीय अवस्था में सबसे ज्यादा होती है। मैंने आपको बताया था कि आपने गुब्बारा लिया और इस गुब्बारे को अगर आप ऐसे दबाओगे, अगर इस गुब्बारे को, इस बैलून को अगर आप ऐसे दबाते हो तो ये दब जाता है, और अगर ये दब जाता है तो इसी दबने के गुण को ही आप क्या कह रहे हैं? इसी दबने के गुण को ही, ये ऐसे दबना शुरू हो गया, भीतर की तरफ आ गया, तो इस दबने के गुण को ही आपने क्या कहा? इसे ही कंप्रेसिबिलिटी कहा, इसे ही कंप्रेसिबिलिटी कहा। सवाल नंबर 3 पर चलते हैं। सवाल नंबर 3, बात ठीक है बच्चों? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है। सबसे अधिक कंप्रेसिबिलिटी की बात। फिर तीसरे नंबर पर सवाल पर आए, ताप बढ़ाने पर पदार्थों की कौन सी अवस्था में सर्वाधिक विस्तार होता है? तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिए कि अगर किसी भी पदार्थ का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने से कणों के बीच की दूरी, पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। कैसे समझेंगे? कि पहले कण यहां रखे हुए थे किसी पदार्थ के, पहले किसी भी पदार्थ के मॉलिक्यूल की यह अवस्था थी, जैसे ही आपने इसे टेम्परेचर दे दिया तो अवस्था यह हो गई, कण दूर दूर हो गए, और जैसे ही कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है, इसका मतलब होता है कि अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल कम हो जाता है। कणों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाता है, और यदि कणों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है तो ये फैलने लगते हैं, और इस फैलने के गुण को ही विस्तार कहा जाता है। इस फैलने के गुण को ही विस्तार कहा जाता है, फैलने के गुण को ही विस्तार कहा जाता है। बात समझिए। तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे ज्यादा फैलती है? सबसे ज्यादा गैस फैलता है, सबसे ज्यादा गैस फैलता है। सबसे ज्यादा गैस क्यों फैलता है? क्योंकि इसमें पहले से ही पदार्थों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होता है। अगर कोई भाई ये सवाल पूछे, कोई बच्चा ये सवाल पूछे कि गैस में ही सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स क्यों होता है, तो हम कहेंगे कि सर इसके बीच पहले से ही, कणों के बीच दूरी पहले से ही ज्यादा होती है, कणों के बीच दूरी सबसे ज्यादा होती है, और इसके कणों के बीच जो बंधन है, जो इसके बीच एक बॉन्डिंग बनी हुई है, और बॉन्डिंग कमजोर होती है, बॉन्डिंग कमजोर होने की वजह से टेम्परेचर देने पर ये बंध टूट जाते हैं, ये बंध
टूट जाते हैं, और जैसे ही बंधन टूट जाते हैं तो फोम का विस्तार हो जाता है, फोम का विस्तार हो जाता है। ठीक है बच्चों, एक बार बताओ सब ठीक है क्या? सब समझ में आ रहा है? कोई बात आपको ऐसी तो नहीं जो नहीं समझ में आ रही हो? सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। एक बार कमेंट करके बताइए सब ठीक है, पीछे जो आपने पढ़ा है। सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कण अधिकतम बल के साथ बंधे होते हैं? कौन से में अधिकतम बल के साथ? कोई बच्चा कह रहा है कि ग्रुप डी के पीवाई करो। बच्चों टॉपिक से कहीं से भी टॉपिक में कि इस टॉपिक से किसी ने भी सवाल पूछा होगा, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा कोई सवाल पूछा होगा, सारे सवाल हम यहां लगाकर लेके आएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि निम्नलिखित में से किस कण में अधिकतम बल होता है? क्या लोहे की छड़ में, कलम की स्याही में, इत्र में, या पानी में? अगर पानी को देखोगे तो पानी तो द्रव अवस्था होती है, इसमें सबसे ज्यादा तो नहीं होता, मतलब अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा नहीं होता। इत्र की बात करें, इस भी वेपर के फॉर्म में भरा होता है, इसमें भी नहीं होता। कलम की स्याही वो भी एक प्रकार का लिक्विड है, उसमें भी नहीं होता। लोहे की छड़ का मतलब क्या है? ठोस अवस्था है, सॉलिड स्टेज है। और ठोस अवस्था की खास बात क्या होती है? सॉलिड स्टेज की खास बात क्या होती है? इसका अट्रैक्शन फोर्स, इसका पीछे बताया था ना, इसका आकर्षण बल सर्वाधिक होता है। और अगर आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स सर्वाधिक होता है तो इसके बीच में कणों के बीच की दूरी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, दूरी सबसे कम होती है। और अगर दूरी सबसे कम होती है तो बंधन सबसे मजबूत होता है, बॉन्डिंग सबसे मजबूत होती है। और अगर बॉन्डिंग सबसे मजबूत होती है तो डेंसिटी, घनत्व ज्यादा होता है, डेंसिटी ज्यादा होती है। क्या पूछ रहा है? बंधन क्या पूछ रहा है? बंधन पूछ रहा है कि सबसे मजबूत बंधन किसमें होगा, अट्रैक्शन फोर्स किसमें होगा? तो आकर्षण बल ठोस अवस्था में सबसे ज्यादा हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। नहीं, क्वेश्चन को बच्चा कोई कह रहा है कि क्या क्वेश्चन नोट कर? नहीं, क्वेश्चन नोट नहीं करना है बच्चे, क्वेश्चन नोट नहीं करना है। ठीक है, तो सवाल हो जाएगा इसका मैंने जवाब बताया 3 और इसका जवाब बता रहा हूं ए। सवाल नंबर 5 पर चलते हैं। हाँ, प्लाज्मा नहीं हो सकता प्रदीप भाई 3 का। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्लाज्मा चार्ज के लिए जाना जाता है, प्लाज्मा उसके ऊपर आने वाले चार्ज के लिए जाना जाता है कि गैस आयनीकृत हो जाती है। लेकिन ये कह रहा है कि फैलती कौन सी है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं 5 पर। पदार्थ की किस अवस्था में कणों में गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है? तो हमने कहा कि कोई पदार्थ होता है, बहुत बेसिक से समझे, कोई मैटर होता है, वो मैटर छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, इन कणों में एक गति होती है, गति का मतलब ये घूमते रहते हैं, ये चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और इस गति को ही क्या कहते हैं? इस गति को ही काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कहा जाता है। अब ये जो गतिज ऊर्जा है, ये जो काइनेटिक एनर्जी है, ये जो गतिज ऊर्जा, ये काइनेटिक एनर्जी है, ये किसमें ज्यादा होगी? जिसमें बंधन कमजोर होगा। काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा होगी? जिसमें बंधन कमजोर होगा। और बंधन कमजोर किसमें है? ये ठोस है, ठोस के पार्टिकल ऐसे रखे गए हैं, ये ठोस के पार्टिकल हैं। फिर यहां से आगे गए, ये लिक्विड है, ये लिक्विड के पार्टिकल ऐसे रखे गए, यहां थोड़ा सा बंधन कमजोर हुआ। फिर यहां से आगे गए, ये गैस है, यहां पार्टिकल ऐसे रखे गए, ये बंधन और कमजोर हो गया। फिर यहां से आगे गए, ये प्लाज्मा है, इसका बंधन और कमजोर है। तो जितना कमजोर बंधन होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। तो हमने कहा लेकिन हम क्या कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में हम क्या कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा किसकी होगी गतिज ऊर्जा? तो सबसे ज्यादा कहेंगे हम लोग इसमें आपकी गैस की जो है, सबसे ज्यादा आपकी इसमें गतिज ऊर्जा प्लाज्मा की हो जाएगी। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी हो जाएगी? प्लाज्मा की हो जाएगी। जैसे जैसे इस तरफ बढ़ना शुरू करेंगे तो इनका बंधन ऊर्जा कमजोर हो जाएगी, और बंधन ऊर्जा कमजोर हो जाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब भी कभी इसमें कोई आपको जो है आपको कोई डाउट आ रहा हो तो कहें कि बंधन ऊर्जा
कमजोर होने से, वीक हो जाएगी बॉन्डिंग या बंधन के कमजोर होने से गतिज ऊर्जा बढ़ती है, काइनेटिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। यह बात हो गई, ठीक है, बात ठीक है। यहां से आगे बढ़ें। चलिए एक बार और समझा रहा हूं मैं आपको कि पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बनता है, कण गति करते रहते हैं। ये जो कण गति करते हैं इनकी गति को ही क्या कहते हैं, इन कणों की गति को ही हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा में बंधन बहुत कमजोर होते हैं, बंधन बहुत कमजोर होते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया था फिर हमने बताया था कि सर सबसे ज्यादा ठोस में कण पास होते हैं, इसके बाद द्रव में थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, इसके बाद गैस में बहुत दूर हो जाते हैं, और उसके बाद प्लाज्मा में तो क्योंकि प्लाज्मा कब बन रहा है, जब आप 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड किसी गैस को दे देते हैं, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से 10,000 डिग्री किसी के दे देते हैं, तब प्लाज्मा बनता है। यह प्लाज्मा कहां मिलता है, यह प्लाज्मा सूर्य में मिलता है, यह प्लाज्मा तारों में मिलता है, तारों में मिलता है। तो सर बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी प्लाज्मा की होती है। मैं समझा रहा हूं ना बच्चे, बॉन्डिंग जिससे एक दूसरा कण बंध के बैठा है, जिससे एक दूसरा कण बंधकर बैठा है, उसे ही कहते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा, अगर यहां देखो कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं, कुछ बच्चों को डाउट आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में और फिर प्लाज्मा में। बच्चों डाउट को क्लियर करो। जैसे जैसे प्लाज्मा से इधर बढ़ते जाओगे, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा, फिर गैस में उससे कम, फिर द्रव में उससे कम, और ठोस में सबसे कम हो जाएगी, ठीक है। आगे चलें, चलिए यहां से आगे चलते हैं सवाल नंबर 6 पर। निम्नलिखित में से कौन सा गैस का लक्षण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस का लक्षण नहीं है, गैस का लक्षण इनमें से कौन सा नहीं है। चलिए पहला, यह अत्यधिक संपीड़ित होती है। क्या गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, हां, गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है, यह बात तो ठीक है। दूसरी बात, इसका आकार निश्चित होता है क्या, नहीं, गैस का आकार निश्चित नहीं होता। यहां से आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। सर गैस की जब हम बात करते हैं, गैस के गुण क्या क्या होते हैं, पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि गैस के गुण क्या क्या होते हैं। पहला गैस का गुण होता है कि इसका आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होने का मतलब क्या है, इनडेफिनेट शेप होती है, आकार अनिश्चित का मतलब है इनडेफिनेट शेप होती है। मतलब जिस बर्तन में डालोगे उसी का आकार लेगी, जिस कंटेनर या जिस बर्तन में डालते हैं, उसी का आकार ले लेती है, जिस बर्तन में डालते हैं उसी का आकार ले लेती है। सर कैसे समझे, सर दिल वाले गुब्बारे में डाला तो दिल का आकार ले लिया, सर ऐसे वाले गुब्बारे में डाला तो इसका आकार ले लिया, सर ऐसे लंबा बेलनाकार गुब्बारे में डाला तो इसका आकार ले लिया। गैस की खास बात ये होती है कि वह जिसमें डालते हैं उसी का आकार ले लेती है। मैं सभी का चैट देख रहा हूं बच्चों, सभी का चैट देख रहा हूं, आप चिंता ना करें। नहीं, क्वेश्चन को नोट नहीं करना है बेटा, साक्षी बेटा क्वेश्चन को नोट नहीं करना है, आपके नोट्स बने हुए हैं, बस उनको रिवीजन करना है, ठीक है। यहां से आगे चले, नहीं 5 का सी नहीं होगा, 5 का डी होगा भाई, डी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां से आगे चले तो हमने कहा गैस का आकार अनिश्चित होता है, दिल का आकार लेगा, इसका आकार लेगा, इसका आकार लेगा, तो इसका आकार निश्चित होता है, यह बात गलत है। इनमें विसरण की दर बहुत ज्यादा होती है, हां, इनमें आपस में मिलने की दर बहुत ज्यादा होती है। इनके कण बहुत शिथिल रूप से भरे हुए होते हैं, हां, इनके कण बहुत शिथिल रूप का मतलब लूजली पैक्ट होते हैं, सवाल नंबर 7 पर आएंगे।
पदार्थ की अवस्थाओं में दाब में परिवर्तन के प्रभावों को कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। अब ध्यान से सुनना, सवाल नंबर 7 को बता रहा हूं, 7 को बता रहा हूं कि अगर किसी पदार्थ पर पदार्थ पर दाब का प्रभाव, पदार्थ पर दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मैटर, क्या प्रभाव होता है। अगर हम किसी भी गैस का दाब बढ़ाते हैं, तो दाब बढ़ाते हैं तथा तापमान कम करते हैं, प्रेशर बढ़ाया, तापमान कम किया, तो गैस को हम द्रव अवस्था में तब्दील कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या बनता है, अगर आप लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी को, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जब आप सिलेंडर में भरते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जब आप सिलेंडर में भरते हैं तो उसके टेम्परेचर को कम किया जाता है और प्रेशर को ज्यादा किया जाता है। तभी जब आप अपने गैस सिलेंडर को देखेंगे तो गैस सिलेंडर को कमर लगा के देखे गर्मियों में, वो ठंडा लगता है। गैस सिलेंडर ठंडा लगता है, उसका कारण क्या है तो इसके भीतर एलपीजी, इसके भीतर क्या है, एलपीजी। और एलपीजी एक प्रकार की गैस है। यह किस किस का, यह ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण है। लेकिन जब आप इसे हिलाकर देखते हैं, जब आप इसे हिलाकर देखते हैं तो आप देखते हैं कि यह द्रव है, यह द्रव है। तो किसी भी पदार्थ पर प्रेशर बढ़ाकर, ताप घटाकर गैस को द्रव अवस्था में तब्दील किया जा सकता है, गैस को तरल अवस्था में तब्दील किया जा सकता है। अब आते हैं क्या कि दाब लगाने पर और ताप घटाने पर गैसें द्रवीकृत हो सकती हैं क्या, क्या गैसें लिक्विफाइड हो सकती हैं। हां, बिल्कुल हो सकती हैं। मतलब किसी भी गैस पर अगर आपने दाब बढ़ाया, उसे प्रेशर ज्यादा दिया, प्रेशर ज्यादा देने के बाद ताप घटाया तो द्रवीकृत हो सकती हैं, बात ठीक है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब में संग्रहीकृत किया जाता है, यह भी बात ठीक है। दोनों ही कथन ठीक है, दोनों को मैं समझाता हूं, दोनों ही कथन ठीक है, दोनों को समझाता हूं। सुनिए ध्यान से, अपने परफ्यूम की बोतल को देखिए, अपने परफ्यूम की बोतल को देखें, परफ्यूम की बोतल को हाथ लगाएं तो वह ठंडी है, ठंडी है। उसको हिलाकर देखें, परफ्यूम की बोतल को जब हिलाकर देखते हैं तो उसमें द्रव दिखता है, उसमें लिक्विड दिखता है। लेकिन यह लिक्विड जब फुहारे से बाहर निकलता है तो वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है, तो वाष्प की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो यह गैस इसके भीतर कैसे गई होगी, यह गैस इसके भीतर कैसे गई। किसी भी गैस का आपने टेम्परेचर कम किया, प्रेशर बढ़ाया, तो यह गैस लिक्विड की फॉर्म में आ जाती है। दो एग्जाम्पल हमने इसके लिए समझे हैं बच्चों, दो एग्जाम्पल समझे हैं। एक तो एलपीजी समझा कि एलपीजी आपने लिक्विफाइड कर दिया, और दूसरा आपने समझा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को टेम्परेचर कम करते हैं और उसका प्रेशर बढ़ा देते हैं तो इसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, इसे ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस या शुष्क बर्फ कहा जाता है। पेपर में सवाल पूछेगा कि शुष्क बर्फ क्या है, शुष्क बर्फ क्या है। तो शुष्क बर्फ का मतलब होता है, ड्राई आइस का मतलब होता है कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड को कम टेम्परेचर पर ले आते हैं, प्रेशर बढ़ा देते हैं, तो CO2 किस में तब्दील हो जाता है, CO2 शुष्क बर्फ में तब्दील। ठीक है सर, एक भी ठीक है, दो भी ठीक है। क्या आप समझा पाए इस बात को? ठीक है रोहित भाई, थैंक यू। नेहा समझ नहीं आया, कोशिश करें समझने की, मैंने 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं आपको। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं बच्चे, बताओ एक बार बताइए। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। ओके ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, सभी को समझ आ रहा है। सवाल नंबर 8 पर आते हैं।
ठोस और गैस के कणों के बीच में अंतर क्या होता है? ठोस और गैस के कणों के बीच में क्या अंतर होता है? तो ठोस के कण गैस के कणों की तुलना में अधिक मुक्त रूप से गति करते हैं क्या? नहीं, गलत बात है, गलत बात है। ठोस के कण एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक नजदीक बैठे होते हैं। तो हमने कहा गति करते हैं क्या बहुत ज्यादा? तो हमने एग्जाम्पल अभी लिया था कि ठोस में गति, फिर द्रव में गति और फिर गैस में गति। तो गतिज ऊर्जा या गति करने का गुण सबसे ज्यादा इन तीनों में देखें तो गैस में होता है। और ये किस में कह रहा है? ठोस कण गैस कणों की तुलना में अधिक रूप से गति करते हैं। गलत बात हो गई। दूसरा, ठोस के कण गैस कणों की तुलना में अधिक निकटता से जुड़े होते हैं। हां, निकटता से जुड़े होते हैं। तो ठोस के कणों की स्थिति तो ऐसे होती है, एक दूसरे को हक करके बैठे हैं, ऐसे जैसे 20 लोगों की भीड़ में 20 लोगों की बस में 50 लोगों को भर रखा हो, ठोस की स्थिति है। फिर द्रव के कण कैसे होते हैं? द्रव के कण आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं। और जब हम गैस के कणों को देखते हैं तो गैस के कण ऐसे होते हैं। तो हम कहें कि ठोस के कण गैस के कणों की तुलना में अधिक निकटता से जुड़े होते हैं। हां, तो ठोस के कण में अधिक निकटता है, ठोस के कणों में अधिक निकटता से जुड़े हैं। बिल्कुल सही बात है। इनमें जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है। ये बात ठीक है। ठोस के कणों में गैस कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है? नहीं, ऊर्जा कम होती है। और ठोस कण गैस कणों की तुलना में विभिन्न तत्वों से बने, इसका कोई मतलब नहीं। प्राथमिक अंतर पूछ रहा है, प्राथमिक अंतर बी हो जाएगा, प्राथमिक अंतर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ के कणों का गुण नहीं है? कौन सा पदार्थ के कणों का गुण नहीं है? देखिए सवाल पढ़िए ध्यान से, सवाल को पढ़िए कि सवाल का गुण क्या पूछना चाहता है। देखते हैं, आइए देखते हैं क्या कहता है कि इनके बीच रिक्त स्थान होता है। हां, हमने कहा था सर पदार्थ के गुण क्या होते हैं, पदार्थ के प्रॉपर्टी या गुण क्या क्या होते हैं। पहला, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या क्या होती है? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर क्या होती है? पहला होता है इनमें अंतराण्विक स्पेस होता है, इनमें रिक्त स्थान होता है, हां सर, इनमें एम्प्टी स्पेस होता है, सही बात है, एम्प्टी स्पेस होता है। एक बात ठीक है, ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो इनमें आकर्षण बल होता है। दूसरा गुण बताया था पहली ही क्लास में, इनमें अट्रैक्शन फोर्स या आकर्षण गुण बल होता है। ये आकार में बहुत बड़ी होते हैं या ये निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा गुण बताया था इनमें लगातार गतिज ऊर्जा होती है, ये इनमें गति का गुण पाया जाता है। इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या ये आकार में बहुत बड़े होते हैं? नहीं, ये आकार में बहुत बड़े नहीं होते, आकार में बहुत छोटे होते हैं, बात क्लियर है बच्चे? बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 10 पर चलते हैं। पदार्थ की द्रव अवस्था के संबंध में कौन सा सही है? द्रव अवस्था के संबंध में बताइए, द्रव अवस्था के संबंध में कौन सा सही है? बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं सभी बच्चे, बहुत शानदार। एक बच्चा पूछ रहा है कि थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे। बच्चे पहले पूरा चैप्टर पढ़ाया, फिर पीवाईक्यू करा दिए, फिर चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर पीवाईक्यू कराएंगे, फिर चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर पीवाईक्यू कराएंगे, चैप्टर पीवाईक्यू, ऐसे हमारा कार्यक्रम चलेगा। चलिए आइए, पदार्थ की द्रव अवस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? लिक्विड के बारे में बताना। पहला, द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। बिल्कुल सही बात है कि द्रवों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। एक बात सही है बिल्कुल। ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। कई बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते ये विसरण क्या होता है, सारी जवानी गुजार देते हैं पर डिफ्यूजन समझ में नहीं आता कि ये डिफ्यूजन क्या होता है। सर डिफ्यूजन क्या है? ये तुम्हारा कमरा है, कमरा,
इस कमरे में तुमने यहां जलाई है अगरबत्ती, यहां जलाई है अगरबत्ती, और ये अगरबत्ती फैलते 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 कमरे के इस कोने तक चली गई है और इस हवा में जाकर मिल गई, इस हवा में मिल गई है। और हवा में मिल गई का मतलब क्या हुआ कि यहां बैठे हुए आदमी की नाक को भी सुंगाई दे रहा है, तो यही विसरण हुआ, यही विसरण हुआ। तो विसरण हुआ क्या, विसरण हुआ क्या? पदार्थ का आपस में मिल जाना, पदार्थ का आपस में मिल जाना विसरण है, पदार्थ का आपस में मिल जाना विसरण है। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं एक ही दिन में किसी से मिले तो उसी के होकर रह गए, यही विसरण है। कुछ लोग हैं जो बंद गोभी के जैसा मुंह बनाकर घूम रहे हैं, उनमें विसरण का दर बहुत कम होता है, उनमें विसरण की दर बहुत कम होती है, मिल नहीं पाते दूसरे से। और कुछ ऐसे होते हैं कि दूसरे के हो जाते हैं और दूसरे को अपना बना लेते हैं, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, इसी को विसरण कहा जाता है। तो डिफ्यूजन क्या है? पदार्थों का आपस में मिल जाना ही, पदार्थों का आपस में मिल जाना ही विसरण कहलाता है, विसरण कहलाता है। चलिए तो बताइए, ठोस में विसरण ज्यादा है, ठोस में विसरण ज्यादा है या कम है? ठोस में विसरण बहुत कम होता है। कैसे होता है, कैसे होता है? तो जान लीजिए, जान लीजिए कि ये तुम्हारा ग्लास है, इस ग्लास के भीतर तुमने रखा ये एक पत्थर, इस गिलास के भीतर तुमने एक पत्थर रखा, तो इसको आपने ऐसे भर दिया पानी से, पत्थर तो मिल नहीं पा रहा है, पत्थर तो मिल नहीं पा रहा है। अगर पत्थर नहीं मिल पा रहा है तो इसे ही कहते हैं कि ठोस में विसरण की दर बहुत कम होती है, ठोस में विसरण की दर बहुत कम होती है। तो हमने कहा, पढ़ा कि ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है। हां, ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। तो हमने कहा एक भी ठीक है और दो भी ठीक है। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की बच्चों, मैंने समझाने की बहुत कोशिश की कि आप इस बात को समझ पाए। चलिए आते हैं सवाल नंबर, आते हैं 11 पर, सवाल नंबर आते हैं 11 पर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ की अवस्थाओं के बीच एक परिवर्तन नहीं है? कौन सा अवस्था परिवर्तन, कौन सा अवस्था परिवर्तन से संबंधित नहीं होता है? कौन सा अवस्था परिवर्तन से संबंधित नहीं है? तो आइए, सर संघनन, हां सर संघनन तो अवस्था परिवर्तन से संबंधित है, क्योंकि मैं इसको पहले भी पढ़ चुका हूं। कैसे पढ़ चुका हूं सर? जब कोई गैस द्रव में बदल जाती है, जब कोई गैस लिक्विड में चेंज हो जाती है, लिक्विड में चेंज होती है, तो इसी को क्या बोलते हैं? संघनन कहते हैं। पिछली क्लास में हमने सुना था कि सर बादल संघनन का उदाहरण है, बादल संघनन का उदाहरण है। ओस, क्लाउड, ड्यू किसका उदाहरण है? संघनन का उदाहरण है। सर कोहरा भी किसका उदाहरण? संघनन का उदाहरण है। सर ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन मतलब होता है जब कोई ठोस सीधे, जब कोई सॉलिड सीधे गैस में तब्दील हो जाता है, तो इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एग्जाम्पल दिया था आपको, क्या एग्जाम्पल दिया था? सर एक केमिकली कंपाउंड है जिसका नाम नौसादर है, सर एक कपूर है, सर आयोडीन है, सर आयोडीन है, सर नेपथलीन की गोलियां हैं, नेपथलीन की गोलियां हैं। ये सब किसके एग्जाम्पल थे? ये सारे के सारे एग्जाम्पल थे ऊर्ध्वपातन के। ठीक है सर, ये भी एग्जाम्पल है। सर वाष्पन क्या होता है? वाष्पीकरण क्या होता है? सर क्वथनांक से कम बिंदु पर द्रव का वाष्प में तब्दील हो जाना। ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। वाष्पन क्या है? क्वथनांक से कम बिंदु पर, क्वथनांक से, बॉइलिंग पॉइंट से, फिर बोल रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट से कम बिंदु पर अगर कोई चीज द्रव से वाष्प में तब्दील हो जाती है तो उसे वाष्पन कहते हैं। तो वाष्पन भी हुआ, ऊर्ध्वपातन भी हुआ, उत्सर्जन अवस्था परिवर्तन नहीं होता, उत्सर्जन अवस्था परिवर्तन नहीं होता। बात क्लियर? बताओ बच्चों, बात क्लियर? उत्सर्जन अवस्था परिवर्तन नहीं होता है। बात ठीक है? क्लियर है ना? कोई तकलीफ तो नहीं बच्चों? कोई तकलीफ तो नहीं? चलिए, द्रव का आकार
निश्चित कैसे हो जाएगा द्रव का आकार? द्रव का आकार तो अनिश्चित होता है। अरे जिस भी बर्तन में डालोगे उसी का आकार ले लेगा। बोतल में थी तो बोतल का आकार, ग्लास में आई तो ग्लास का आकार, मुंह में गई तो मुंह का आकार। अरे द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत शानदार। चलिए, एमिशन का मतलब होता है बाहर निकलना, एमिशन का मतलब होता है बाहर निकलना। चलिए सवाल नंबर 12 पर आना है, सवाल नंबर 12 पर आना है। आइए तेजी से, बहुत बढ़िया। चलिए आगे, चलिए क्या हो रहा है? जैसे जैसे तापमान बढ़ता है कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा कणों की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमने कहा कि सर ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, हमारा एक बर्तन है, इस बर्तन में आग लगा देंगे, बर्तन में आग लगा दी आपने, बर्तन में आग लगा दी, और इस बर्तन में क्या भर दूं? इस बर्तन में बोलो क्या भर दूं? इस बर्तन में भर दो आप पानी, भर दो पानी, भर दो। जैसे जैसे तापमान बढ़ाया मेरे बच्चे ने पहले 10 डिग्री सेंटीग्रेड किया, फिर 20 डिग्री सेंटीग्रेड किया, फिर 30 कहा, सर कहा कि आग लगा दो ना, 40 कहा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलना शुरू हो गया और धीरे धीरे भाप बननी शुरू हो गई, धीरे धीरे भाप बननी शुरू हो गई। तो अगर भाप बननी शुरू हो गई तो कणों में गति बढ़ी कि घटी? कणों में गति बढ़ गई। तापमान जैसे जैसे बढ़ाया कणों में गति वैसे वैसे बढ़ गई। निष्कर्ष क्या निकला? जैसे जैसे ताप बढ़ाता हूं कणों की गति भी बढ़ जाती है, कणों की गति भी बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने का कणों की गति से सीधा संबंध होता है, कणों की गति से सीधा संबंध होता है। तो आपने क्या बताया कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाया पदार्थ के कणों की गति भी बढ़ जाती है। बहुत शानदार सवाल है, बहुत बच्चे बहुत बढ़िया। चलते हैं सवाल नंबर 13 पर। क्या कहा? किसी को डाउट तो नहीं? कोई मेरा प्यारा बालक किसी डाउट में तो नहीं? चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। बहुत शानदार सवाल है। क्या कहता है? द्रवों की अपेक्षा ठोसों की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है क्योंकि। सवाल को पढ़ें और सवाल का आनंद ले, सवाल को पढ़ें और आनंद ले, यही आनंद है। क्या कहता है कि विसरण की दर, सवाल ने कहा विसरण की दर ठोस की अपेक्षा द्रव में ज्यादा होती है, यह सवाल पूछ रहा है और कह रहा है ऐसा क्यों होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होती है और पूछता है सवाल कि ऐसा क्यों होता है। हमने कहा ये डिफ्यूजन क्या होता है? अरे सर शादी ब्याह में गए तो सबसे जाकर मिल गए, यही तो विसरण है। पदार्थ का एक दूसरे में मिल जाना ही तो विसरण कहलाता है। तो हमने क्या कहा सुनिए, कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते। अरे द्रव अवस्था में तो स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, यही बात गलत कर दूंगा मैं तो। द्रव अवस्था में तो कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, तभी तो भाप बन जाती है, मैं सबकी चैट देख रहा हूं, आप चिंता ना करो, सबकी चैट देख रहा हूं, आप अपना पढ़ाई पर फोकस करो पूरा रूप से। चलिए फिर दूसरा, द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति नहीं करते। नहीं, द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता तो शक्कर नहीं घुल पाती पानी में, रिक्त स्थान नहीं होता बोर्नवीटा नहीं घुल पाता पानी में, रिक्त स्थान नहीं होता तो चीनी नहीं घुल पाती पानी में। इसका मतलब द्रवों के बीच में खाली स्थान होता है। द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और कणों के बीच में रिक्त स्थान। ये बात हुई ना, कुछ ये बात हुई। क्या कह रहा है सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है कि द्रव स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। हाँ गति करते हैं, स्वतंत्र गति करते हैं सर, गति करते हैं। क्यों गति करते हैं? अरे आप पानी का तापमान बढ़ा दो, पानी भाप बन जाएगी और हाथ से निकल जाएगी तुम्हारे सिमरन की तरह, इसका मतलब क्या हुआ कि भाप में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई है। और दूसरी बात, उनके बीच में खाली स्थान होता है। मम्मी ने 1 गिलास दूध का दिया कि ले मेरे प्यारे बेटे दूध पी ले, और 1 चम्मच डाल दी इसमें चीनी,
चीनी डालने के बाद चीनी पता नहीं कहां चली गई, छूमंतर हो गई, चीनी गायब हो गई। अगर चीनी गायब हो गई इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि कणों के बीच में कहीं खाली स्थान था, खाली स्थान था, खाली स्थान था। अरे तुमने लोहे के ताले के ऊपर चीनी रखी, बताओ चीनी गायब हुई क्या? चीनी गायब हुई नहीं, चीनी गायब हुई। अगर चीनी गायब नहीं हुई तो लोहे के कणों के बीच में, लोहे के कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं था, रिक्त स्थान नहीं था। लेकिन पानी में चीनी गायब हो गई, इसका मतलब कणों के बीच में रिक्त स्थान, खाली स्थान था, खाली स्थान था। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो हमने कहा कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, करते हैं। इनमें रिक्त स्थान होता है, होता है सर, होता है। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे द्रव बता दो, सर मुझे द्रव बता दो। बच्चे ने बोतल में बहुत द्रव देखा, लेकिन द्रव समझ में नहीं आया क्या होता है। सुनो ध्यान से बच्चों, एक शब्द होता है द्रव, एक शब्द होता है द्रव्य। द्रव्य इसको बोलते हैं लिक्विड, इसको बोलते हैं लिक्विड। इसका उदाहरण है पानी, इसका उदाहरण है पानी। हाय मैं शर्म से पानी पानी हो गई, ये वही पानी है। इसे कहते हैं मैटर, इसे कहते हैं मैटर। छोला हो भटूरा हो, चीनी हो बूरा हो, छोला हो भटूरा हो, चीनी हो या बूरा हो, चीनी हो या बूरा हो, इसे मैटर कहते हैं। तो सर ये द्रव पानी है, ये द्रव पानी है, और ये द्रव्य क्या है? ये मैटर है। इसे क्या बोल रहे हैं? इसे मैटर कहते हैं। चलो बेटा सवाल नंबर 14 पर चलते हैं। आज की क्लास का सवाल नंबर 14, द्रव की चौथी अवस्था प्लाज्मा क्या है? द्रव की चौथी अवस्था क्या होती है? तो सुनिए ध्यान से। ठीक है सुधांशु, थोड़ा हट जाएंगे बेटा। आइए आइए ध्यान से सुनते हैं, आइए ध्यान से सुनते हैं। ठीक है। स्वतंत्र रूप का मतलब खुले रूप में उड़ जाएंगे, खुले रूप में उड़ जाएंगे, जैसे जैसे सिमरन उड़ जाती है, जैसे सिमरन उड़ जाती है। सर द्रव की चौथी अवस्था कौन सी होती है? सर प्लाज्मा होती है। आपने अवस्थाएं बताई थी। हां सर हमने अवस्थाएं बताई थी, 4-5 अवस्थाएं आपको बताई। पहली बताई ठोस, दूसरी बताई ठोस के बाद, ठोस के बाद बताई द्रव, द्रव के बाद बताई गैस, गैस के बाद बताई प्लाज्मा, और प्लाज्मा के बाद बताई बोस आइंस्टीन कंडेंसट। 5 अवस्थाएं बताई थी। इन 5 अवस्था में ये बोल रहा है कि सर चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। हां होती है। इसका क्या गुण होता है? क्या ये आयनीकृत गैस होती है? हां ये आयनीकृत गैस होती है। इसके ऊपर चार्ज हो जाता है। जब 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 डिग्री, 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर दिया जाता है किसी भी गैस का, तो गैस खुल जाती है, और गैस खुल जाने के बाद उसके ऊपर आवेश आ जाता है, उसके ऊपर इतना ज्यादा चार्ज आ जाता है कि उसे आयनाइज गैस कह देते हैं। तो आयनीकृत गैस होती है क्या? हां होती है, लेकिन कुछ और देखते हैं। कम इलेक्ट्रॉन वाली उदासीन गैस? नहीं सर, आयनीकृत है तो उदासीन नहीं हो सकती। द्रव और गैस के बीच की अवस्था? अरे नालायकी की बात हो गई है। तो द्रव और गैस की अवस्था नहीं, गैस के बाद की अवस्था है। एक आयनीकृत गैस होती है जिसमें आयन आ जाते हैं, जिसमें आयन आ जाते हैं, जिसमें आयन आ जाते हैं। बात क्लियर हुई बच्चे? सवाल नंबर 14 की बात क्लियर? बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नीरज भाई अभी पढ़ाया नहीं है चैप्टर, अभी अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। चलिए मिश्रण अभी कहां पढ़ाया है? पढ़ने पे ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो। तुम सारी चिंता छोड़ दो कि कौन सा चैप्टर पढ़ाया, कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ाया। ये चिंता हमारी है, ये जिम्मेदारी हमारी है। आपका मतलब है कि आप हमारी उंगली पकड़ो और उंगली पकड़ के धीरे 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 चलते रहो। बात क्लियर? चलो सवाल नंबर आए 16-15 पर। क्या कहता है? निम्नलिखित में से वो घटना बता दो, वो घटना बता दो निम्नलिखित में से कौन सी, कि किस घटना में एक ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठोस किस में परिवर्तित हो जाए? अगर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो इसी को मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को मेल्टिंग कहते हैं। सर ये ऊर्ध्वपातन क्या होता है? सर अगर कोई यही ठोस किस में तब्दील हो जाए, ठोस अगर द्रव में तब्दील हो जाए, मेल्ट कहते हैं। उदाहरण क्या होगा? अरे बर्फ का पिघलना। क्या बताया? बर्फ का पिघलना। पहली मर्तबा उससे जाकर मिला, मैं सोच रहा था कि मैं तो बड़ा सख्त हूं, बड़ा ठोस हूं। जैसे ही उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी तो मेल्ट हो गया, हल्की सी मुस्कुराहट दी तो मेल्ट हो गया, गलन हो गया। सारा का ठारा ठोस पानी में बदल गया।
ठोस सारा का सारा द्रव में बदल गया, द्रव में बदल गया। सर ऊर्ध्वपातन क्या होता है? ऊर्ध्वपातन अगर कोई ठोस गैस में तब्दील हो जाए, अगर कोई ठोस गैस में तब्दील हो जाए तो इसे क्या कहते हैं? इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सर निक्षेपण क्या होता है? अगर कोई गैस डायरेक्ट ठोस में तब्दील हो जाए, ठोस में तब्दील हो जाए, बदल जाए, इसे ही निक्षेपण कहते हैं, इसे ही निक्षेपण कहते हैं। बात समझे क्या? तो क्या होगा? गलन होगा। सवाल नंबर 15 का ए होगा। बात क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 पर आएंगे। क्या कहता है? सभी द्रव और गैसें क्या होती हैं? सभी द्रव और गैसें क्या होती हैं? सर इनका एक गुण होता है जिसे फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइड का मतलब होता है जिसमें बहने का गुण हो, जिसमें बहने का गुण हो, जिसमें बहने का गुण हो, बहने का गुण। जो बह जाता हो उसे फ्लूइडिटी कहते हैं, जो बह जाता है उसे फ्लूइडिटी कहते हैं। सर बहने का गुण मतलब किस में होता है? सर ये थी तुम्हारी टेबल, ये तुम्हारी टेबल थी, टेबल है, ठीक है, ये तुम्हारी टेबल है। इस टेबल पे यहां तुमने रख रखा है क्या? यहां तुमने एक सॉस की बोतल रखी थी, ऊपर एक सॉस की बोतल रखी थी। यहां तुम्हारा बच्चा बड़ा शरारती है, बच्चे ने हाथ मार दिया और मारने के बाद ऐसे हो गई बोतल। बोतल हाथ मारने के बाद कैसे हो गई? बोतल हाथ मारने के बाद कैसी हो गई? बोतल गिर गई है, बोतल गिर गई है। जब बोतल गिर गई तो इससे जो भीतर भरा हुआ था बह जाएगा क्या? हां सर, जो बह गया, जिसमें बहने का गुण हुआ, उसी को तो अपने फ्लूइडिटी कहा, उसी को फ्लूइडिटी कहा। सर मेरा ये गुब्बारा था, बड़ी मुश्किल से फुलाया गुब्बारा, गुब्बारा बड़ी मुश्किल से फुलाया था, यहां पर बंद लगाया था, दीदी बाहर से आई, गुब्बारे की डोरी खोल दी, गुब्बारे की डोरी खोल दी और ऐसे ऐसे हवा बह गई। इतनी मेहनत कर कर गुब्बारा फुलाया था, डोरी खोलते ही गुब्बारा बह गया, गुब्बारे की हवा बह गई। तो जिसमें बहने का गुण होता है उसे फ्लूइड कहते हैं, जिसमें बहने का गुण होता है उसे फ्लूइड कहते हैं। ये द्रव में भी हो सकता है, ये द्रव में भी हो सकता है, ये गैस में भी हो सकता है, ये द्रव में भी हो सकता है, ये गैस में भी हो सकता है। बात क्लियर हुई क्या? बात क्लियर हुई बच्चे? मेरे मासूम निर्दोष बाल को बात क्लियर है? मासूम निर्दोष बाल को बात क्लियर है? चलें चलें, आइए आइए चलते हैं, सवाल नंबर 17 पर चलते हैं। सवाल नंबर 17 क्या बताता है? सवाल नंबर 17 क्या बताएगा? तो देखे जरा क्या बताता है, देखे जरा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रवों के, राहुल कुमार ए भी हो सकता था लेकिन बी ज्यादा बढ़िया है, बी ज्यादा बढ़िया मेरे बच्चों, बी ज्यादा बढ़िया। मेरे मासूम निर्दोष बालकों आइयो, आओ। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रवों के गुण को नहीं बताता? किसका गुण देखना है? द्रव का गुण देखना है। जब द्रव का गुण देखना हो तो जल देख लो, शराब देख लो, गंगा जल देख लो और देखो कि उनमें कौन कौन सा गुण होता है। तो आइए प्यार से देखते हैं। पहला पहला पहला, द्रवों का कोई निश्चित आकार नहीं होता। सही बात है। बोतल में डालूं तो बोतल का आकार, कांच के गिलास में डालूं तो गिलास का आकार, बहुत सही बात है। द्रवों में बहाव होता है और आकार बदलता रहता है, बहुत सही बात है। द्रवों का आयतन निश्चित नहीं होता। अरे द्रवों का आयतन निश्चित होता है, द्रवों का आयतन निश्चित होता है प्यारे बच्चों, द्रवों का आयतन, आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है। बहुत शानदार, बहुत बार समझा चुका हूं। कोई तकलीफ आ रही है किसी मेरे प्यारे मासूम बच्चे को, किसी मेरे प्यारे मासूम निर्दोष बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है क्या? रोहित भाई कह रहे जादूगर की तरह समझा रहे। अरे तुम्हें केमिस्ट्री का हीरो ना बना दिया तो तुम कहना कि भाई ने क्या पढ़ाया है, तुम्हें केमिस्ट्री का जादूगर बना देंगे। सवाल नंबर आया 18, सवाल नंबर आया 18। क्या कहता है सवाल नंबर? पढ़े सवाल नंबर 18 क्या कहता है। कोई बच्चा कह रहा आयतन क्या होता है, कोई बच्चा कह रहा आयतन क्या है। बच्चे ये तुम हो, ये तुम हो और तुम जहां बैठे हो, ये कुर्सी है और ये तुम हो, और तुम जहां बैठे हो तुमने जितना स्थान घेर रखा है ये तुम्हारा आयतन है। तुम बैठे हो तो ये तुम्हारा आयतन है, तुम लेट गई तो ये तुम्हारा आयतन है, तुम खड़े हो गए तो ये तुम्हारा आयतन है, तुम जितनी जगह घेरते हो ये तुम्हारा आयतन है। कई कई बार तुमने देखा होगा,
कई कई बार तुमने देखा होगा कि मम्मी ने ये खाट बिछा दी, मम्मी ने खाट बिछा दी, और मम्मी के खाट बिछाने के बाद भैया भी यहां लेट गए और दीदी भी यहां लेट गई, दीदी भी यहां लेट गई। अब भैया का आयतन बहुत ज्यादा है, भैया का आयतन बहुत ज्यादा है, दीदी का आयतन कम है, दीदी का आयतन कम है। तो दीदी कह रही है भैया थोड़ा आयतन कम करो ना, भैया थोड़ा आयतन कम करो ना तो मुझे जगह मिल जाएगी। आयतन का मतलब है कितनी जगह घेरी हुई है, कितनी जगह घेरी गई है। तो हमने कहा सर ये आयतन मतलब जितना द्रव, जितना स्थान घेर रखा है, जितना स्थान घेर रखा है उसे हम उसका आयतन कहते हैं। सवाल नंबर 18 पर आते हैं। सवाल नंबर 18 पर आते हैं बच्चों। क्या कहता है? यदि हम तापमान कम करते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नहीं नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। क्या बताया था? क्या बताया सर? तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, तापमान बढ़ाने पर गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो बताया तापमान बढ़ाए तो कणों की गतिज ऊर्जा, तापमान कम करें बढ़ जाए। गलत बात, झूठी बात, असत्य वचन, एकदम असत्य वचन हो गया। दूसरी बात, तापमान में परिवर्तन का कणों की गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अरे प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। पढ़ाई करते हो, मेहनत करते हो तो सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होता है। बात सही होगी। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। नहीं नहीं, यदि हम तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बहुत शानदार, बच्चे बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं, मैं पढ़ा कुछ रहा हूं, सवाल कुछ पूछ रहे हैं। रेस में पीछे हो जाओगे मेरे बच्चों, रेस में पीछे हो जाओगे। तुमसे बेहतर दिशा में दौड़ने वाले और बहुत होंगे, इसलिए ध्यान दो। सवाल नंबर 19 पे आ जाओ। पदार्थ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है सवाल ये पूछता है। तो पहला, पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता। गलत बात, अट्रैक्शन फोर्स होता है, आकर्षण बल होता है। आखिरी सवाल लेते हैं आज की क्लास का, आखिरी सवाल लेते हैं आज की क्लास का। अभी तक वैज्ञानिकों ने कितनी अवस्थाएं तय की हैं? तो अभी तक वैज्ञानिकों ने द्रव की, पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने द्रव की, पदार्थ की 5 अवस्थाएं तय की हैं। बात क्लियर? चलिए, ये हुए हमारे आज की क्लास के सवाल। कल हम लोग नया टॉपिक ले रहे होंगे, जिस टॉपिक को कहेंगे हम, जिस टॉपिक को कहेंगे मिक्सचर, और वहां फिर आपको सारी बातें समझा रहे होंगे कि कौन सा मिक्सचर कितने प्रकार का होगा। ठीक है, कोई बात, सब बात आपको समझ में आई? चलिए, नया टॉपिक लेंगे। मैं आपको फिर एक बार याद दिला देता हूं, मेरा अपना पढ़ाने का तरीका यह है कि पहले टॉपिक पढ़ाता हूं, टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं फिर आपको पढ़ाता हूं पीवाईक्यू, फिर टॉपिक पढ़ाता हूं, फिर पीवाईक्यू, फिर टॉपिक, फिर पीवाईक्यू। ये मेरा पढ़ाने का तरीका है। और ऐसे ही आपको जीरो से हीरो की तरफ और फर्श से अर्श की तरफ लेकर बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, फिर मिलते हैं। आज के लिए नमस्ते, खुश रहिए, आनंदित रहिए, खूब पढ़िए। नमस्कार।